गठबंधन के भीतर एक वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने अपना जो कार्य किया है, या जिस तरह से वो सहज होते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो एक अलग क्रेज है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार तमाम दर्शकों का स्वागत है भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, आज महाभारत में हम चर्चा करने वाले हैं विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसके अंदर पटना के कुल 7 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच लगातार सर्वे आ रहे हैं। हमारे चैनल की तरफ से भी सर्वे किया गया था और सर्वे में कई जगह बड़े बड़े खुलासे हुए। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ बाबा भी मौजूद हैं। आज बाबा, हम विशेष चर्चा करने के लिए बैठे हैं पटना विधानसभा क्षेत्र के अंदर 7 सीटों को लेकर के। तो एक एक करके हम चाहेंगे कि हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पटना का जो विधानसभा क्षेत्र है वो इस बार बहुत ही ज्यादा चर्चा का केंद्र बन रहा है। हम पहले इस पे चाहेंगे कि आपको जानकारियां साझा करें। देखिए यदि पटना में जो पटना जिला है उसमें 14 विधानसभा है जो पटना से सटे हुए हैं और काफी अहम भी है जी। क्योंकि आप समझ लीजिए कि जब आप 243 सीटों का विश्लेषण करने पहुंचती हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि राजधानी में किसका कब्जा है। और यहाँ आप देखिए तो मिला जुला नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का शुरू से ही वर्चस्व रहा है। हालांकि बीच बीच में नीतीश कुमार जब 2015 में इधर उधर हुए थे तो थोड़ा सा अंतर पड़ा था, लेकिन वो भी अंतर ऐसा नहीं पड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी को वो सीटें हारनी पड़े। आपको कई सीटों की चर्चा जो बता रही हैं, 14 में से 60 सीटों की हम लोग चर्चा करने बैठे हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट सीटें हैं, जो राजधानी से सटी हुई सीटें हैं, उन सीटों की बात अगर करें हम तो एक बात तो तय है कि ये शहरी क्षेत्रों की सीटें कही जाती हैं, इसमें से कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जी, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लाख चाहने के बाद, समीकरण सब कुछ ठीक होने के बाद भी जो परिस्थिति है उसमें एक जो है हमेशा एनडीए गठबंधन रहा है। वो नीतीश कुमार के रहने और न रहने से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ पाता। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन सीटों पे अपना वर्चस्व बनाए हुए है और उसके मुफीद जो है कहीं ना जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्रों में अपना कब्जा जमा के रखती है, तो ये चीजें यहाँ भी देखने को मिलती है जी। शहरी क्षेत्र की बाबा बात हो रही है तो चलिए सबसे पहले हम रुक करेंगे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की। पटना के अंदर है और सबसे पॉश इलाका अगर कहें तो वो बांकीपुर का क्षेत्र आता है। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ से देखिए लगातार अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ से नितिन नवीन जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ से 3 बार से जीतते आ रहे हैं। और कमी कहाँ रह जाती है कि जो इंडिया गठबंधन है, यानी कि आरजेडी की टिकट पर अगर कोई चुनाव लड़ता है या फिर माफ कीजिएगा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ता है, तो दोनों ही पार्टियां कोशिश तो बहुत करती है लेकिन करीब आकर के पीछे रह जाती है। यदि आप इस क्षेत्र में गई थी, बांकीपुर में आप लोगों से बातचीत भी किया था और आपके सर्वे रिपोर्ट को मैंने देखा भी है, लोगों में जो क्रेज है वो एक अलग तरह का है। नितिन नवीन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कौन सा मैजिक करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मैजिक उनका है वो अलग विषय है। उस पर हम बात अलग से कई एपिसोड उस पर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैजिक क्या है ना कि यहाँ चाह करके भी राष्ट्रीय जनता दल समझिए कि जो ये दावा करती है कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे, आंकड़े की भी बात करती है और उसके पास आंकड़े हैं भी, एमओआई समीकरण 30% से ज्यादा उसके पास आंकड़े हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं करती है कि इस क्षेत्र में बांकीपुर में आकर के वो चुनाव लड़ जाए। ये सीट जो है पास कर देती है कांग्रेस को हमेशा। कांग्रेस ने बार बार कैंडिडेट बदल बदल करके देखा, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ से सफलता हासिल नहीं कर पाई। ये सीट कभी जब से परिसीमन हुआ तब से लगातार आप देख लीजिएगा कि यहाँ से नितिन नवीन जीतते आ रहे हैं। भी यहाँ के काफी पॉपुलर नेता हुआ करते थे, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बांकीपुर का जब भी नाम आता है तो नितिन नवीन का आता है और सबसे प्रमुख बात यह है कि इस बार भी चुनाव में वो जीते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम लड़ेंगे, जीत हार तो खैर वो तो मैं सर्वे में गई हूं, सर्वे के आधार पर बताया है और मैं जनरल परसेप्शन के आधार पर बता रहा हूँ कि जीत हार तो जनता को करना है, जनता का मूड कब चेंज हुआ। लेकिन आपने जो सर्वे किया था उस सर्वे में लोगों ने बिना किसी हील हुज्जत के ये कहा था कि जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो गठबंधन है, इस गठबंधन ने जो काम किया है, जो हमें दिया है फायदा, आम नागरिकों के प्रति सोचा है, हम उसके आधार पर वोट करेंगे और उसके आधार पर करते हैं। तो एनडीए गठबंधन को वोट नहीं देने का मेरे पास कोई वैलिड कारण नहीं है। लेकिन चूंकि ये चुनाव है, जनता का मूड कब बदल जाए कोई नहीं जानता, आग और पानी की तरह होता है। आप कभी आग पर देखिएगा, तवा रख के देखिएगा,
तवा कोई आवाज नहीं करता है, लेकिन जैसे उस पानी का छींटा मारिए छन से करता है। वही स्थिति बांकीपुर की है। और बांकीपुर में 3 बार से, जैसे कि आपने बताया भी, कि जीतते आ रहे हैं और उन्हें मंत्री भी बनाया गया है, युवा है, इसलिए उनके टिकट कटने का कोई चांस ही नहीं है। और काफी पॉपुलर नेता अपनी पार्टी में भी है, काम भी करते हैं, कई राज्यों के प्रभारी भी रहे, अच्छा प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। तो ऐसी स्थिति में नितिन नवीन यहाँ के पॉपुलर कैंडिडेट है। और जो सर्वे रिपोर्ट आया है, उस सर्वे की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें भी वो 73% लोगों की पसंद है। बिल्कुल। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं दूर तक कोई कंपटीशन है। देखिए, अगर कंपटीशन की बात करें बाबा, तो 2020 की अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो इसमें लव सिन्हा, जो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, उनको मौका दिया गया था। उनसे पहले अगर 2015 की तरफ जाएंगे तो कांग्रेस के ही तरफ से कुमार आशीष को मौका दिया गया था। अब 2010 में जाएंगे तो विनोद कुमार श्रीवास्तव, उनको आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया था। लेकिन तीनों ही सालों की अगर मैं बात करूं तो इसमें नितिन नवीन अच्छे खासे मार्जिन से जीतते नजर आए। ये सभी पॉपुलर चेहरे हैं। लव सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली, चूंकि उनके पिता यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। दूसरी आप देख लीजिए तो आशीष कुमार आशीष की बात कर रही हैं, उसी समाज से आते हैं, जिस समाज से ये सभी उसी समाज से आते हैं, समाज से नितिन आते हैं। बिल्कुल। कुमार आशीष भी कांग्रेस के यूथ के अध्यक्ष रह चुके हैं, काफी प्रभावशाली ये भी रहे हैं अपने कांग्रेस में, लेकिन ये भी पार नहीं पाए। इनका तो मार्जिन बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद विनोद श्रीवास्तव, ये भी उसी समाज से आते हैं। लेकिन जो मैंने कहा ना कि जितना पॉपुलर है, और यूथ में खास करके 2 दिन पहले भी उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में भी अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। इतना बारिश के बाद भी लोग वहां पे गए थे, जुटाया था उन्होंने अपने कार्य को बताने के लिए कि मैंने क्या क्या किया। खास करके मंदिरी नाला वाला जो अब तो पथ निर्माण मंत्री काफी घिरे भी हुए थे, लेकिन अंततः उसको धीरे धीरे बन रहा है वो। अब वो मेरीन ड्राइव से जुड़ेगा तो यहाँ के लोगों को और निजात मिलेगा। जी, आगे बढ़ते हैं बाबा, पटना साहिब की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी खुद ही मैंने सर्वे किया जाकर के, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक जो सीट है, ये यहाँ पर अगर समीकरणों की बात करें तो इस क्षेत्र में जहां तक मैंने देखा है, यहाँ पर आपको कोयरी, कुर्मी, मुस्लिम 3 ऐसे कास्ट के लोग हैं, समाज के लोग हैं जो यहाँ पर है, लेकिन फिर भी ये बीजेपी का गढ़ है। देखिए, अब विपक्ष ने यहाँ कोशिश बहुत किया है जी। अक्सर आपने देखिएगा कि यहाँ भी प्रयोग किया है, यहाँ पर मुस्लिम को उतार करके बिल्कुल कुशवाहा को उतार करके कई प्रयोग किए गए हैं, लेकिन उन प्रयोग में सफल नहीं हो पाए हैं। कारण उसका है कि यहाँ से जो चुनाव लड़ते हैं नंदकिशोर यादव का अपना एक अलग क्रेज है। बिल्कुल, मैंने समझिए कि जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी, 0 से शुरू किया था, जमीनी कार्य करता रहे हैं, और उन्होंने इस क्षेत्र में जो काम किए हैं उसको लेकर के, अभी तो आपको पता भी होगा कि विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड में भी उनके एक अलग पहचान है। गठबंधन के भीतर एक वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने अपना कार्य किया है, या जिस तरह से वो सहज होते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो एक अलग क्रेज है। यादव में भी बाबा लोगों का यही कहना है कि मतलब वो इतने एक्सपीरियंस आदमी है कि उनका कोई कंपटीशन नहीं है। यादव समाज से आते हैं, लेकिन इस बार उनको टक्कर देने के लिए अलग अलग तरह से तैयारी शुरू हो रही है। एक तो पहले कि उनके पुत्र को इस बार, चूंकि उम्र उनका 70 पार कर गया है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रेटजी भी आपने सुना भी होगा, इधर हाल फिलहाल में थी, कि जो उम्र पार कर गए हैं, जैसे कि मैंने बताया बांकीपुर में, कि बांकीपुर में कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि उम्र भी उनकी है और काम भी करते हैं। लेकिन यहाँ काम तो ये करते हैं, लेकिन इनका उम्र आड़े आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये अपने पुत्र को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि इनके नेतृत्व में ही कोई अगर आता है तो उसको हम लोग मौका देंगे। आपसे भी लोगों ने कहा था। एक शिशिर कुमार है, उनका नाम आ रहा है, सीता साहू के बेटा है, इनका भी नाम आ रहा है सर्वे में, वो भी चल रहे हैं। नंदकिशोर यादव है, और अन्य लोग भी इसमें हैं, लेकिन नंदकिशोर यादव का दूर दूर तक कहा जाए तो बहुत ज्यादा कंपटीशन कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत का अंतर है शिशिर कुमार के साथ। लेकिन और भी कई कैंडिडेट यहाँ से भाग आजमा रहे हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन की बात करें, जो सीट एनडीए की है, उसमें उनका कोई कंपटीशन दूर दूर तक नजर नहीं आता। उम्र ही एक कारण है जो उनके आड़े आ सकती है, और इसके चलते हो सकता है कि उनकी उम्मीदवारी उनके पुत्र को या किसी और को दिया जा सकता है। इसके आगे बाबा कुम्हरार विधानसभा में चलते हैं। ये भी कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में ही आता है, और यहाँ पर भी जो सर्वे सामने आया है उसमें अगर हम देख लें तो भले ही अगर कुम्हरार की बात कर ले, वहां के लोगों का ओपिनियन है कि वो काम के बेसिस पर ही लोगों को देंगे, लेकिन वहां पर भी रिकॉर्ड रहा है, बहुत पुराना ही इतिहास रहा है जो बदला नहीं अभी तक। देखिए, यहाँ पर अरुण सिन्हा को लेकर के मैं अगर ईमानदार ओपिनियन दूं तो अरुण सिन्हा को लेकर के यहाँ पर लोगों में थोड़ी नाराजगी जरूर है।
सरकार से लोग खुश हैं, सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं, लेकिन अरुण सिन्हा चूंकि उम्र हो गई है, 75 के आसपास उनकी उम्र हो गई है, ये पिछली बार भी ऐसा लग रहा था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपने पुत्र को देना चाहते हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्रेटजी में क्या परिवर्तन करती है, उनके पुत्र को देती है कि नहीं देती है, क्योंकि कई नेताओं के पुत्र इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला भी है तो वो सफल नहीं हो पाए हैं। तो देखना यह होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन यहाँ की अगर बात करें कुम्हरार की, तो जनता एनडीए के पक्ष में है, लेकिन सवाल यह उठता है कि एनडीए के पक्ष में है तो आखिर कैंडिडेट कौन होगा, किसको दिया जाएगा। अरुण सिन्हा को लेकर के जो नाराजगी लोगों में है उसको डाइल्यूट करने के लिए एनडीए गठबंधन और खास करके भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है। इस सीट पर संभावित यह भी बताया जा रहा है कि इस पर जेडीयू जो है वो भी अपना दावा कर सकती है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के कुछ सीटों के जो 14 सीटें हमने बताई, 14 में से 2-3 सीटें तो है जदयू के पास, लेकिन जदयू का मानना यह है कि इसमें से अधिकांश सीटें हमें मिले। इसके बाद एलजेपी का भी एक नजारा है, एलजेपी भी चाहती है कि हमको भी शहरी क्षेत्रों में सीट मिले, तो इसको लेकर के एनडीए गठबंधन के भीतर कुछ मंथन हो सकता है। लेकिन कुम्हरार सीट पर यह कहा जाए कि एनडीए गठबंधन पिछड़ रहा है तो ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखता है। आप वहां गई भी थी, एलजेपी का तो आपने जिक्र किया है, तो मैं बता दूं कि 2010 में यहाँ से मोहम्मद कमल परवेज उन्होंने चुनाव लड़ा भी था और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2020 पिछले चुनाव में एक ऐसा नाम है जो चर्चा का केंद्र भी रहे थे उस समय चुनाव में, पप्पू यादव की हम बात करें तो उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। हाँ, 2 जगह से चुनाव लड़ा, एक जगह उनका भी था। कारण उसका कारण था कि उन्होंने जो बाढ़ में लोगों को मदद किया था तो उनको लगा था कि करने के बाद लोगों को याद तो होंगे, वोट भी उनको आया था। जनता आप समझ ही रहे हैं जनता क्या होती है। मैंने कहा ना कि पानी की तरह होती है और आग की तरह, तवे पर जैसे ही छीटा मारेगा छंग से करेगा, उसका फिर आपको दिखेगा पानी दिखेगा ना आग दिखेगा। यहाँ पर समीकरण की बात कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर यादव, राजपूत, लाला, कोयरी, कुर्मी, भूमिहार, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये समाज का वोट बैंक सबसे ज्यादा है। निर्णायक भूमिका में यहाँ कोयरी कुर्मी और दूसरा लाला समाज है, यादव समाज का भी वोट यहाँ है। लेकिन आप समझ लीजिए कि ओबीसी की बात करें तो गैर यादवों का एक अलग गुट है बिल्कुल। तो वो अगर लाला के साथ मिल जाता है, सवर्ण के साथ मिल जाता है तो निश्चित रूप से सवर्ण तो लाला को ही देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये नेक्सस जो है कहीं ना कहीं जिताऊ हो जाता है। और सबसे बड़ी जीत तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का नेतृत्व है। नीतीश और मोदी का जो नेतृत्व है उसको लेकर के लोगों ने बातें कही है, सर्वे में एक ही बात लोग कह रहे हैं कि अब कहाँ जाएंगे, जो दे रहा है उसको 25 से 30 फीट से नीतीश वाला यहाँ के लोगों का डायरेक्ट फॉर्मूला बोल रहे हैं। बिल्कुल, वो तो नजर आ रहा है। आगे बाबा बाढ़ की तरफ बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र का एरिया पड़ता है बाढ़ में। अगर हम जाएंगे तो बाढ़ में अगर देखें तो यहाँ पर भी बीजेपी का बोलबाला है। निश्चित रूप से यहाँ जदयू से शुरुआत हुई थी, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो है जदयू से चुनाव लड़े थे और उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाने के बाद भी हालांकि काफी मजबूत नेता हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, आप देखिएगा तो लोगों से जुड़े रहते हैं। और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का एक खासियत ये रहा है कि वो किसी का काम कराने के लिए अपने क्षेत्र के कोई भी लोग हों हमेशा तो आगे रहते हैं। इसको लेकर के भी और इसके साथ साथ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो काम है उसको लेकर के बाढ़ के लोगों में, हालांकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जिस तरह से उस क्षेत्र में जा करके और आनंद मोहन ने सभा किया है, कुछ समाज से ये आते हैं, बीजेपी का ये सीट है। जदयू का यहाँ पर दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जदयू के लोगों का, जैसा आपने सुना भी, ललन सिंह ने कहा था कि ये तो हमर सीट है, उन्होंने बोला वैसी बाढ़ में भी कह सकते हैं कि हमर सीट है। तो ये सीट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर के, सीट में अदला बदली को लेकर के अगर कोई बात है तो बात अलग है। लेकिन यहाँ से जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें सियाराम सिंह, रविरंजन सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं और भी कई लोग हैं जदयू में, और भी कई नेता हैं जो कई लोग हैं जिसमें आनंद मोहन के पुराने मित्र भी हैं, वो भी वहां से तैयारी कर रहे हैं। काफी लोगों का ध्यान इस सीट पर है क्योंकि इस यहाँ पर राजपूतों का गढ़ माना जाता है और यहाँ से विजय कृष्ण जो है वो लगातार तैयारी करते रहे और चुनाव लड़ते भी रहे। उनकी भी उम्र हो गई है, वो भी काफी वृद्ध हो गए हैं, तो इस बार तो चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन यहाँ से सियाराम सिंह, रविरंजन, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और इसके अलावा जो आनंद मोहन की बात मैंने की, नए अब देखे हुए है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हुई है, उनकी पत्नी को भी टिकट मिला, बेटा ऑलरेडी विधायक है, एक बेटा को और देने की बात चल रही है। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बाढ़ में भी अगर देखा जाए तो दबदबा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कंपटीशन किस तरह का देता है महागठबंधन, ये देखने वाली बात है। अभी तक जो ग्राफ है और आप सर्वे रिपोर्ट हमारी टीम ने किया है उस सर्वे के हिसाब से यही नजर आ रहा है
कि यहाँ बाढ़ में भी एनडीए गठबंधन का दबदबा अभी तक बना हुआ है। बख्तियारपुर की तरफ रुख करेंगे बाबा। बख्तियारपुर की अगर बात करें तो जो बख्तियारपुर का सीट है ये अभी राजद के पास है, लेकिन बीजेपी भी यहाँ पूरी तरह से जो कोशिश है वो, क्योंकि अगर आरजेडी की तरफ से देखें तो अनिरुद्ध कुमार यहाँ से 2020 में जीते थे, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन था बीजेपी और आरजेडी के बीच में। यहाँ से रणविजय सिंह भी काफी कम वोटों से हारे थे। निश्चित रूप से जब हार जीत का आंकड़ा जब सामने आया था, रिजल्ट जब आया था, तो लोग चौंके जरूर थे। लेकिन उस समय की परिस्थिति कुछ अलग थी। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से फील्डिंग की थी और पहले राउंड में जो वोटिंग आई थी जी, उस वोटिंग का असर निश्चित रूप से पड़ा था, तेजस्वी यादव के पक्ष में पड़ा था जी। उसके बाद से धीरे धीरे माहौल बदला था, लेकिन अनिरुद्ध यादव जमीन पर और खास करके रणविजय सिंह जो 5 साल काम किए थे, वहां जनता जो है 5 साल पर बदलते रहती है, वहां का मिजाज बदलते रहता है। तो इस बार देखना दिलचस्प ये होगा कि बख्तियारपुर हमारे मुकेश जी वहीं के हैं जी, बिल्कुल। मुकेश जी बताते रहते हैं कि वहां पे मूड बदलता है। हाँ, लोगों का। तो वहाँ लोगों का मूड जैसे हमारे मुकेश जी का भी मूड बदलता है, उसी तरह से वहाँ के लोगों का मूड बदलते रहता है और नीतीश कुमार का क्षेत्र कहा जाता है जी, तो ऐसी स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार परिवर्तन जो की बात हो रही है या नीतीश कुमार पर जो भरोसा है, नीतीश कुमार के काम पर नीतीश कुमार ने जो दिया है लोगों को, उसको लेकर के कई योजनाएं नीतीश कुमार ने दी है। जैसे आपने देखा कि उन्होंने भत्ता बढ़ा दिया, 400 से 1100 कर दिया। इसके अलावा महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं, बिजली फ्री दे ही रहे हैं, शिक्षा में दे ही रहे हैं। मैंने इतनी सारी योजनाओं को उन्होंने लागू कर दिया है कि जिसको लेकर के लोग काफी खुश है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी तो लगातार आप देखिए कि लॉकडाउन के समय से जो राशन दे रहे हैं वो निर्बाध गति से चल रहा है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है रामविलास पासवान की जी। लेकिन बाबा यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर 2020 के ही हम परिणामों को देखें तो इसमें आरएलएसपी ने भी चुनाव लड़ा था। हाँ। तो क्या इस सीट पर भी चर्चा बैठेगी? देखिए निश्चित रूप से आपको बता रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन के 5 दल हैं जी, पांचों दलों को ऐसा लगता है, आपस में मंत्रणा भी, कई लोगों से इंटरनल बात भी हमारी हुई है, जिसके आधार पर लोगों का मानना यह है कि हर जिला में उनको प्रतिनिधित्व चाहिए। लेकिन ये संभव आपको लगता है? अगर किसी को 10 सीट मिलेगा तो संभव नहीं, हर जिला में कहां से उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा? ऐसी स्थिति में एक बात तो तय मान के चलिए कि हो सकता है इसमें से कुछ सीटें हैं, क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण के आधार पर भी देखें तो आरएलएसपी का या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बहुत कुछ बनता नहीं है। 2020 में चूंकि उनको एक गठबंधन बनाया था उन्होंने, ग्रैंड अलायंस, उस गठबंधन के तहत उनको 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना था, तो उनको चयन करना था कि कहां लड़ेंगे। उसमें से उन्होंने बख्तियारपुर को भी चुना था। और सबसे बड़ा निर्णायक भूमिका यहाँ पर राजपूत जो है वो करते हैं और यहाँ यादवों की संख्या जो है, अब देखना होगा कि इसमें क्या होता है, आंकड़ा जो है अगला पिछड़ा होता है या क्या होता है, कैसे इसमें चुनाव होता है। लेकिन एक बात है, अनिरुद्ध यादव से बहुत लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं और नीतीश कुमार का उसमें योजना, दोनों कहीं ना कहीं सोने में सुहागा जैसा काम करता हुआ अगर दिखाई दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बार के चुनाव में। दीघा विधानसभा की बात कर लेते हैं बाबा। अभी थोड़ा शहरी क्षेत्र में भी पड़ता है, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में भी पड़ता है, और यहाँ पर जब सर्वे हुआ था तो जो वर्तमान के यहाँ पर विधायक है उनके काम से लोग खुश तो हैं, लेकिन ऑप्शन भी देख रहे हैं। यहाँ के मेन युवा जो है उनका यही कहना है कि अगर कोई बेहतर आता है तो उनको मौका जरूर देंगे। निश्चित रूप से दीघा की जब बात आप कीजिएगा तो दीघा में कई ऐसे नाम हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बिट्टू सिंह बहुत मेहनत कर रहे हैं। जमीन पर आप देखिएगा कि बिट्टू सिंह एकदम तैयारी में है पूरी, जी बिल्कुल कर रहे हैं। खास करके संजीव चौरसिया को लेकर के, संजीव चौरसिया के काम को लेकर के आकलन लोग कर रहे हैं। और उस आकलन देखिए, एक बात तो निश्चित रूप से है कि बिट्टू सिंह क्या फैसला करते हैं, जदयू से चुनाव लड़ने के लिए दावा करते हैं या क्या करते हैं। 2015 में मुझे पूरा याद है कि 2015 में इस सीट पर जदयू ने अपना उम्मीदवार उतारा था, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय महागठबंधन की तरफ हुआ करते थे, तो वहां से राजीव रंजन को उन्होंने उतारा था। बड़ी कांटे की टक्कर हुई थी, हालांकि संजीव चौरसिया जीत गए थे। लेकिन इस बार जो है आंकड़ा लगभग वही है। कहीं ना कहीं संजीव चौरसिया का जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें तो वो कोई समस्या उनको नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर गठबंधन के भीतर लहर बदल भी नीतीश कुमार जैसा कि देख रही होंगे आपके लगातार कह रहे हैं कि हमर सीट है, तो ये दीघा सीट भी उनको ऐसा लगता है कि मेरा सीट है। क्योंकि दीघा सीट की अगर बात करें हम तो दीघा सीट में 2010 में
यहाँ से जेडीयू जीती थी, पूजा देवी पूनम देवी जीती थी यहाँ से, एलजेपी यहाँ से चुनाव लड़ी थी। 2015 में संजीव चौरसिया और राजीव रंजन जैसा बताया भी, और 2020 में भी यहाँ पर सीपीआईएमएल को ये सीट मौका मिला था जी। ये स्थिति है। हालांकि राजद भी इस बार तैयारी कर रही है जी। शहरी क्षेत्रों में बहुत लंबे समय से, पिछले चुनाव में भी मैंने बताया कैंडिडेट नहीं थे, राजद आखिर क्यों नहीं शहरी क्षेत्र से लड़ना चाहती है। तो राजद को ऐसा लगता है कि शहरी क्षेत्र के जो वोटर हैं वो हमको नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो चाहती है कि शहरी क्षेत्रों से वो अपने आप को अलग रखे। और यही कारण है कि इस बार जो है तेजस्वी यादव का जो नया ऑरा आया है, हालांकि अपने परिवार में फंसे हुए हैं, जिस तरह की परिस्थिति है राजद में, उससे तो और ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है। लेकिन इन सभी बातों के साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि ये सीट गठबंधन में किस दल के पास जाती है, एनडीए गठबंधन में। अगर एनडीए गठबंधन में ये सीट जदयू जिद कर लेती है तो संजीव चौरसिया के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो संजीव चौरसिया टिकट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अति पिछड़ा समाज से भी आते हैं, इसलिए उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। अति पिछड़ों को नाराज करना किसी भी सूरत में कोई भी गठबंधन, कोई भी दल नहीं करेगा, क्योंकि 36% वो वोट बैंक है जी। आखिरी सीट की बात करेंगे इस चर्चा में। ये जो सीट की हम बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल इलाका तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वोटों की फैक्ट्री भी है। यहाँ से अलग अलग जाति, हम पटना की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बदलता है समीकरण पटना के, अगर विशेष रूप से बात करें। बिल्कुल, देखिए इसमें हमारी एक नहीं 3 सर्वे हम लोगों ने कराया। यही कारण है कि आपने जो बताया कि इंडस्ट्रियल हब की तरह इस बार विकसित हो रहा है, और इसमें काफी सारी इंडस्ट्रीज भी है। आप जाके देख लीजिए, पूरा एकदम व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में कैसे विकसित हुआ है। इस क्षेत्र में बड़ा गर्म ठंडा रहा है। हालांकि एक ही विधायक लंबे समय से जीते हैं, बिल्कुल रामानंद यादव यहाँ से बिना किसी निर्वात गति से जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनकी भी उम्र हो गई। उनको लेकर के अब लोगों से वो पहले जैसी बात नहीं है। पहले वो दरबार उनका लगता था, लोग बैठते थे, लोगों का काम करवाते थे, बहुत ही सहज और सुलभ थे। लेकिन अब जो उम्र हो रहा है तो यहाँ देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो देखने को मिल रही हैं। इस सीट पर कई नए कैंडिडेट आपको देखने को मिले होंगे। खास करके युवाओं की बात करें तो युवाओं में आपने देखा होगा कि रणधीर यादव हैं लोक जनशक्ति पार्टी से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वहां से रणधीर यादव काफी मेहनत कर रहे हैं। हमने कई उन लोगों को देखा है कि वो उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और उस क्षेत्र में वो काफी समय भी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में तैयारी पूरी है, युवाओं के बीच उनकी एक अच्छी पकड़ भी है। और हमने देखा भी है कि वहां से जो अभी कुछ रैलियां हुई हैं, नौ संकल्प रैली जो हो रही है, हम खबर कर रहे हैं, उस समय भी एक रैली चल रही है चिराग पासवान की। तो जब जब उनकी रैली हुई है तब तब फतुहा के लोगों ने रणधीर यादव के समर्थन में बहुत माने भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहां से जाते हैं, रैली में शामिल होते हैं और नारा लगाते हैं रणधीर यादव को वहां से टिकट देने के लिए। रणधीर यादव हैं, इसके अलावे और भी कई लोग हैं, जिसमें जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें नाम तो कई आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा मजबूत नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि लोहे से लोहा कटता है। और यहाँ अगर रणधीर यादव उतरते हैं तो शैडो के रूप में उनके पिता सुभाष यादव उनके लिए बहुत काम करेंगे। बिल्कुल, बिहार की राजनीति को समझते भी हैं और लगातार तैयारियां भी देखी जा रही हैं निश्चित रूप से। इसके अलावा नाम तो और कई लोगों के चल रहे थे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ये सीट अपने नाम से लेने के लिए तैयारी कर रही है। इससे पहले भी आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी ने कई बार प्रयास किया है यहाँ से वो चुनाव जीते, लेकिन बीजेपी का भी यहाँ पर अच्छा रहा है, मतलब रिकॉर्ड सही है। निश्चित रूप से बीजेपी भी अपना लगातार चुनाव लड़ती रही है, लेकिन रामानंद यादव को हराने कोई नहीं पाया है। इस बार कैंडिडेट खोजा जाएगा जो हरा दे, और हराने वाला कैंडिडेट निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन खोज रहा है। उसमें कई लोगों के नाम है, जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं वो भी बता रहे हैं। लोगों का जो डिमांड है, खास करके लोगों की डिमांड की बात करें तो वहां साफ नजर आ रहा है कि रणधीर यादव को लेकर के लोगों में के मन में बात है, तो सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है उनको लेकर के। देखना होगा कि आगे क्या। धन्यवाद बाबा। तो देखिए, तमाम चर्चाएं हो रही थी और आज हम पटना का विधानसभा जो 7 क्षेत्र है उस पर बैठकर चर्चा कर रहे थे, और इस बार इन 60 सीटों पर समीकरण किस तरीके से बदल रहे हैं, क्या इस बार बदलाव होने वाला है या फिर लोग अपनी पुरानी पसंद को ही वापस से देखना चाहते हैं, तमाम चर्चाएं हैं। हालांकि जब परिणाम सामने आएंगे उस समय नतीजे क्लियर होंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।